तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, जिसका नाम है मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग बताना चाहूँगा ताकि हमें रीडिंग में आसानी हो। ठीक है, ये वर्ड्स वही है जो चैप्टर में आएंगे। मेजॉरिटेरियनिज्म, तो मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। मतलब कि अगर किसी कंट्री में कोई एक ग्रुप मेजॉरिटी में है, मतलब जो दो ग्रुप्स है कि अगर कोई कंट्री ग्रुप्स में डिवाइडेड है और कोई ग्रुप ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा नंबर में है, मेजॉरिटी में है, तो वो उस कंट्री को अपनी मर्जी से अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रूल कर सकता है और डिसरिगार्ड कर सकता है, इग्नोर कर सकता है जो माइनॉरिटी के कंफर्ट्स है या उनके राइट्स है या उनके जो नीड्स है, उनको डिसरिगार्ड करके सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के रिलेटेड कंट्री को रूल करे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लर्न भी कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं व्हाट इज मेजॉरिटिज्म और डिफाइन दिस वर्ड। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड क्या होता है? पे नो अटेंशन और इग्नोर। मतलब डिसरिगार्ड कर, किसी को डिसरिगार्ड करना मतलब उसको इग्नोर कर देना या उसका अटेंशन ना देना उसको। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स कौन से है? नेक्स्ट वर्ड है प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल क्या होता है? ऑफ और इन्वॉल्विंग प्रेफरेंस और पार्शियली और कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फेवर और प्रिविलेज। तो मतलब कि किसी का प्रेफरेंस इन्वॉल्व करना, किसी की प्रिविलेज इन्वॉल्व करना। ठीक है, कि हमने इसको प्रेफरेंशियली इन्वॉल्व कर लिया। सेकेंड वर्ड है स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड क्या होता है? डिमांड और स्पेसिफाई अ रिक्वायरमेंट टिपिकली एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट करना जिसमें हम कोई कंडीशन रखे, कोई डिमांड रखे, तो हम कहेंगे कि हमने ये चीज़ स्टिपुलेट की उसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है फॉस्टर। फॉस्टर क्या होता है? एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग डिजायरेबल। ठीक है, फॉस्टर का ये मतलब हो गया कि किसी चीज़ को एनकरेज करना। ग्रेजुअली, इन ग्रेजुअल वे और स्लोली, मतलब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एलिनेशन। एलिनेशन क्या होता है? द स्टेट और एक्सप्रेस ऑफ बीइंग एलिनेटेड, मतलब एक तरह से उनको अलग कर देना बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा? शोइंग साइंस ऑफ नर्वस टेंशन और टायर्डनेस, मतलब ऐसे साइन दिखाना कि वो नर्वस है और टायर्डनेस है, मतलब उसको थोड़ा परेशानी हो रही है। और लास्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? द राइट और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि जिसमें हम खुद के गवर्नमेंट बनाए और अपने हिसाब से चलाए, तो उस कंडीशन को हम ऑटोनॉमी कहेंगे। तो इसी के साथ खत्म होता है। आइए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वो लाइंस रेड रंग कलर में मार्क होगी, मतलब वो नॉर्मल टेक्स्ट लाइंस है रीडिंग की। जो लाइंस ब्लू, ऐसे डार्क ब्लू रंग में कलर्ड होगी, मतलब वो इंपॉर्टेंट लाइंस है, उनमें कोई ब्लैंक या एमसीक्यू फॉर्म में वो पेपर में पूछ सकते हैं। और जो लाइन ग्रीन कलर में मार्क होगी मतलब वहाँ पे कोई क्वेश्चन बन रहा है। आज की वीडियो में कोई लाइन ग्रीन कलर में मार्क नहीं होने वाली, क्योंकि जो ये टॉपिक है ना, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे नहीं बन रहे कि इन टेक्स्ट में आप बस इन टेक्स्ट की लाइंस लिख दी और आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स बनाने पड़ रहे हैं, कोई लाइन इधर से उठानी पड़ रही है, कोई उधर से, तो थोड़ा मोल्ड करके ये एक टॉपिक ही समझने वाला है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, पर कल जो वीडियो आ रही है मेरी, उसमें मैं इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताऊँगा, और परसों या उसके अगले दिन जो वीडियो आएगी उसमें मैं इसके आंसर्स बताऊँगा। ठीक है, तो और जो वर्ड्स पिंक में मार्क हो गए, उसका मतलब मैंने अभी आपको उसका मतलब बताया होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो आइए अब फाइनली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क कीजिए। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुई। इसको आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू या ब्लैंक की फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है, द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर द डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी, जिसमें हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका वाला टॉपिक कवर किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी, जो उनका एथनिक ग्रुप है, वो मेजॉरिटी में अराउंड 74%, और जो तमिल स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी में था। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं देखी तो अभी यहाँ पे ऊपर कोने की तरफ एक वाइट लाइन आ गई होगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।
तो उसमें आपको थोड़ा इसके बारे में और क्लियरेंस हो जाएगी, ठीक है। तो बस उसमें अब आगे रीड करते हैं। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली critically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish सिन्हाला supremacy। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिन्हाला मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट में अपनी डोमिनेंस बना ली, अपनी धाक जमा ली, अपने आप को सबसे ऊपर रख लिया, अपने आप को सारी पावर दे दी, ठीक है। और जब उनकी मेजॉरिटी की जो गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने टोटलिटेरियन मेजर्स लिए, जैसा कि मैंने आपको उसका मतलब बताया था कि सिर्फ अपने स्वार्थ के रिलेटेड, अपने हित में और अपने लिए ही लिए, और जो माइनॉरिटी है उनकी नीड्स, उनके राइट्स, उनकी जो उनके लिए बेनिफिशियल है वो सब डिसरिगार्ड कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। आइए आगे रीड करते हैं। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखिए ये कुछ मेजर्स हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए। तो एक मेजर तो उन्होंने ये लिया कि 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। मतलब जितना भी सरकारी काम होगा, सरकारी चिट्ठी पत्र हो गए, जितना भी ऑफिस में काम होगा, वो सारा कहाँ किस लैंग्वेज में होगा, सिन्हाला लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये उन्होंने डिसरिगार्डिंग कर दिया तमिल को, ठीक है। वहाँ पे जो तमिल स्पीकिंग भी कम्युनिटी उनके राइट्स को डिसरिगार्ड कर दिया। The government followed preferential policies that favor Sinhala application। तो preferential का मैंने आपको मतलब बताया था कि सिर्फ उन्होंने पार्शियलिटी की, उन्होंने एक ग्रुप के ही जो नीड्स है उनको एक्सेप्ट किया, उनको उसके ऊपर लॉ बनाया और दूसरे को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो क्या प्रेफरेंशियल पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की? पहला तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सिन्हाला एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दी। मतलब अगर दो कैंडिडेट्स हैं और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए आए हैं, तो अगर उनका सब कुछ सेम है, बायोडाटा सेम है, उनका रैंकिंग सेम है, उनके मार्क्स सेम है, ठीक है, उन सब कुछ सेम है, लेकिन अगर एक सिन्हाला बोलता है और एक तमिल बोलता है तो उसमें से सिन्हाले वाला को जॉब दे दी जाएगी और तमिल वाले को नहीं दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी मिली। और वहीं यूनिवर्सिटी में भी ऐसा सेम सिस्टम है। अगर +2 में इसके दोनों की परसेंटेज सेम आती है, लेकिन एक सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी से एक तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी से है, तो सिन्हाला स्पीकिंग वाले को यूनिवर्सिटी में सीट दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की वहाँ पे उन्होंने पॉलिसीज, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अडॉप्ट की। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो स्टिपुलेटेड का मतलब बताया था कि उसको स्टिपुलेट करना, उसको ऑर्डर, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट है जिसने स्टेट को क्या ऑर्डर्स दिए कि वो बुद्धिज़्म को फॉस्टर करे, उसको एनकरेज, बुद्धिज़्म को एनकरेज करे। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो मेजॉरिटी सिन्हाला स्पीकिंग है उसमें से ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग बुद्धिज़्म ही थे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना। आगे रीड करते हैं। ऑल दिस गवर्नमेंट्स मेजर्स coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils, ठीक है। तो ये जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स हुए इसका और एक के बाद एक होते रहे, तो इन्होंने धीरे धीरे करके क्या इंक्रीज़ किया, एलिनेशन की फीलिंग इंक्रीज़ कर दी। किन के अंदर? श्रीलंकन तमिल्स के अंदर। श्रीलंकन तमिल्स को लगने लग गया कि अब तो हम इस देश के है ही नहीं, हम तो पता नहीं कहाँ से एलियन बन के कहाँ से आ गए, हमारे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हमारे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हमें। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। तो उन्हें लगने लग गया कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज बनी हैं जिसमें बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हैं, वो तो हमारे लैंग्वेज और हमारे कल्चर की तरफ रत्ती भर ध्यान नहीं दे रहे, वो तो हमें बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको एक एलियनेशन की फीलिंग आने लगी। आइए आगे रीड करते हैं। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो उन्हें लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो उनके पॉलिटिकल राइट्स को वायलेट कर रही है, वो डिनाई कर रही है कि उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया है, ये हमें डिस्क्रिमिनेट कर रही है। किस बेस पे? हमें जॉब्स में
प्रायोरिटी नहीं दे रही है, हमें अलग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हमें प्रायोरिटी नहीं दे रही है, और यहाँ तक कि हमारे इंटरेस्ट का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एज अ रिजल्ट देयर रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हालास एंड तमिल्स कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो सिन्हाला और तमिल्स है ना, इनके बीच में स्ट्रेन्स बढ़ते गए, इनके बीच में तनाव बढ़ते गए टाइम समय के साथ। और आगे देखते क्या हुआ फिर तनाव बढ़ने के बाद। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज। तो जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनके साथ अत्याचार होने लग गया, तो उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, उन्होंने पार्टीज़ बनाई, ठीक है, रेवोल्यूशनरी पार्टीज़ बनाई एंड स्ट्रगल्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल। उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया कि तमिल्स को रिकॉग्निशन मिले एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ठीक है। जो रीजनल लेवल पे उनकी गवर्नमेंट बने, उनको इक्वालिटी मिले, चाहे वो जॉब्स के बेसिस पे हो या कहीं भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने के बेस पे उनको इक्वालिटी मिले। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। और लेकिन ये जो उनकी डिमांड थी ये बार बार डिनाई हो रही थी, इसका कोई असर नहीं हो रहा था सिन्हाला पे, ठीक है। बाय 1980s, तो 1980s में अब क्या हुआ, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिलियन स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो 1980s में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी जिन्होंने अब ये डिमांड करना, पहले तो वो सिर्फ अपने राइट्स मांग रहे थे, पर अब तो वो एक डिफरेंट स्टेट अपने लिए एक डिफरेंट पार्टीशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि समय के साथ उनका डिमांड्स बढ़ती जा रही है और वो उनका प्रोटेस्ट और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट्स। और इनके बीच में जो झगड़े थे, डिस्ट्रस्ट थे, ये समय के साथ बढ़ते बढ़ते एक बड़े कन्फ्लिक्ट हो गए, बड़े झगड़े पैदा हो गए, जिसके कारण जल्दी ही ये किस में बदल गए, एक सिविल वॉर में बदल गए। सिविल वॉर होता है कि जनता के बीच में किसी कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाए और जनता एक दूसरे को ही मारने लगे, तो उसको हम कहेंगे सिविल वॉर। तो ये जो झगड़े थे ये सिविल वॉर में बदल गए, ठीक है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल both the communities have been killed, ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि thousands of people और दोनों कम्युनिटीज़ के किल हो गए सिविल वॉर के अंदर। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। तो इसका रिजल्ट क्या क्या हुआ कि कई फैमिलीज को तो कंट्री छोड़नी पड़ी, क्योंकि अब वो उनके सिविल वॉर में उनके घर ढबा हो गए, तो उनको एज अ रेफ्यूजी कंट्री छोड़नी पड़ी। अगर वो वहाँ पे रहते तो मारे जाते, ठीक है। एंड मैनी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, और कईयों का तो घर बार ही उजड़ गया, उनको उनकी लाइवलीहुड का साधन खत्म हो गया। जैसा यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 9 अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपने इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में जैसा हमने एक चैप्टर पीछे किया था डेवलपमेंट, जिसका नाम था डेवलपमेंट, हमने कवर किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो अब यहाँ पे एक वाइट लाइन आ गई होगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बता रहे कि उस चैप्टर में बताया था कि श्रीलंका का एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो या एजुकेशन या हेल्थ वाइज हो, ठीक है। तो लेकिन बट सिविल वॉर, जो ये सिविल वॉर हुई, इसके कारण एक टेरिबल सेटबैक हुआ। ये जितने भी इनकी डेवलपमेंट थी, इनके एक टेरिबल सेटबैक हुआ टू सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, ठीक है। और ये जो सिविल वॉर है ये कब खत्म हुई, 2009 में, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इसका कितना भयानक परिणाम हुआ। तो इसी के साथ हमारा जो ये ख़त्म होता है वीडियो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें अभी कोई क्वेश्चन मैंने आपको बीच में मार्क क्यों नहीं कराया, क्योंकि इसका क्वेश्चन कोई एक जगह बन ही नहीं रहा। क्वेश्चन जैसे ऐसा बन सकता है कि सिविल वॉर के क्या इफेक्ट्स हुए, तो इसका कोई लाइन कहीं से उठानी पड़ी, कोई कहीं से। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, उसमें आपको क्वेश्चन और आंसर्स दोनों प्रोवाइड करूंगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें उसके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल icon for notifications and do join our Telegram channel in case you have any doubt. Thank you.